नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। कोविड जैसी चीज़ों को लेकर जब जब स्थितियां ख़राब होती हैं तो आप मेरे साथ एक लंबा कार्यक्रम देखते रहती हैं। कोविड की तैयारियों और उसके बीच में आने वाली चीज़ों को लेकर अक्सर मैं आपके बीच में आता रहता हूं। अब भी अशोकनगर के हालात कहिए या देश भर की स्थितियां कोविड को लेकर अच्छी नहीं है। तीसरी लहर की आमद लगभग पूरी प्रदेश और देश भर में हो चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में लोगों को क्या एहतियात बरतना चाहिए और परिस्थितियाँ किस तरह की हो सकती हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे बीच में अशोकनगर के सीएमएचओ डॉक्टर नीरज छारी जी। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और पहले बहुत लंबे समय पहले नहीं आया, अभी कुछ महीने पहले ही आपका अशोकनगर आगमन हुआ। तो पहला सवाल, चूँकि हम अशोकनगर ज़िले को ज़्यादा फोकस करते हैं तो लोग जानना चाहते हैं आपको ज़िला किस तरह से समझ में आ रहा है और कैसा लग रहा है अशोकनगर में। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अशोकनगर में, समझ में भी आ रहा है और समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो सर, आपके आने के तुरंत बाद से फिर कोविड पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो पहले का अनुभव आपका बड़े शहरों का रहा है, तो हमको लगता है कि अशोकनगर में आपके अनुभव का लाभ मिल सकता है। तो क्या दिख रहा है, आप मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि आने वाली जो लहर है वो किस तरह की हो सकती है? निश्चित है कि पेशेंट तो इस बार बढ़ेंगे, लेकिन पिछली सेकंड लहर की तरह इतनी मोर्टेलिटी नहीं होगी। ऐसा लग रहा है कि हम लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं काफ़ी, जो भी ये है पूरी अपने प्रदेश की, ज़िले की और भारत की जनता जो है, तो वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम बीमारी को आमंत्रण ही क्यों दें, इसलिए सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए और लोग लगवा भी रहे हैं। वैक्सीन लगने के बाद उसकी वायरस की जो क्षमता है, मारक क्षमता, वो कम हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार त्राही मचे। तो अभी सर जो स्थिति है वो क्या है अशोकनगर में? हम कितने मरीजों के साथ में अभी जो है? अभी हमारे पास 2 मरीज हमारे कोविड केयर सेंटर में भर्ती हैं। उन दोनों के साथ एक परिजन भी है। 4 लोगों को हम रखे हुए हैं, लेकिन असली पेशेंट 2 की रिपोर्ट अवेटेड है। तो इस बार सर जो आप सैंपलिंग करते हैं कॉलेस्ट्री के माध्यम से, तो उसमें कुछ बदलाव हुआ है कि पहले की तरह से होती है? संख्या कुछ बढ़ी है क्या इस बार कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की? कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की संख्या ऐसा कुछ नहीं था। जो अभी जो बालक आया है, उसको तो हमने रूटीन में ऐसे वैक्सीनेशन करने गए थे, तो उसकी जांच भी कर ली गई थी। कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री से रैंडमली सिलेक्ट हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था उसका स्पेशली। और दूसरा, जो पहला पेशेंट जो कल भर्ती हुआ है, 26 वर्षीय घोसी मोहल्ले का जो युवक है, वो इंदौर में ऑपरेशन कराने गया हुआ था। तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि जब भी कोई पेशेंट अस्पताल में आता है इलाज के लिए या ऑपरेशन के लिए, तो उसका हम लोग कोविड टेस्ट करते हैं, जो कि उनका इंदौर के डॉक्टर्स का अच्छा निर्णय था। उन्होंने टेस्ट किया, उसमें वो पॉजिटिव आया। वहाँ से बस के द्वारा हमारे यहाँ पे आया, तो हमने उसको कोविड केयर सेंटर में उसको भर्ती किया है। भर्ती करने का मतलब ये नहीं कि वो गंभीर है, वो सामान्य है, उसको एक माइल्ड कोल्ड है ओनली। लेकिन क्या है कि उसमें जन जागरूकता के हिसाब से उसको अगर बाहर कर दिया तो कहीं फैला सकता है बीमारी को। तो सर, अभी जो 2 आपके पास जो सस्पेक्टेड मरीज हैं या 2 सस्पेक्टेड हैं, तो इनमें जो लक्षण है वो इस बार और पिछली बार की तुलना में कुछ अलग है या सेम कंडीशन में? अभी क्योंकि 2 पेशेंट से अपन इतना आकलन नहीं निकाल सकते हैं। अगर पेशेंट की क्षमता 10, 20 या 100 हो तो अपन एक तुलना की जा सकती है। लेकिन दोनों ही मरीजों को ना ही सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ना ही बुखार है। और एक चीज़ होती थी कि कुछ नहीं हो तो कम से कम स्वाद और सूंघने की क्षमता में कमी होती थी जी। ये सब चीज़ें भी उनमें नहीं पाई जा रही हैं। तो कुछ इन 2 को अगर देखें तो थोड़ा सा चेंज भी लग रहा है। अब बाकी लेकिन स्थिति जो आएगी, उसका रुझान जो आएगा, जब पेशेंट बढ़ेंगे तभी क्लियर होगा कितना % में ऐसा हो रहा है। तो अभी सर अशोकनगर को लेकर अगर हम बात करें तो पिछले कोविड के बाद से लगातार, चाहे ऑक्सीजन प्लांट को लेकर हुई, चाहे सिलेंडरों को लेकर हुई, लगातार तैयारियां हैं। तो हम कितने तैयार हैं अगर लहर आती भी है तब? हमारे पास इस बार ऑक्सीजन प्लांट काफ़ी अच्छे मात्रा में है, क्योंकि जिला मुख्यालय अशोकनगर में अभी 1510 लीटर का ऑक्सीजन का संयंत्र है जी। और मोगावली में 250 लीटर का है और चंदेरी में 200 लीटर का है। लेकिन बाकी 2 जगह हमारी ईसागढ़ और साडोरा में ऑक्सीजन संयंत्र नहीं लगे हैं। लेकिन हमारे पास 400 से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं और 600 से अधिक जंबो गैस ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं। तो दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पे भी हमें कवर कर लेंगे हम। सर, पिछली बार भी हमने देखा था कि एकदम जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी लोगों को तो ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए बड़ी मारामारी हुई थी। आप भी उस समय बड़े शहर में रहे, तो क्या अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो हम पहले से ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं या कर रहे हैं?
हाँ, हम अभी कलेक्टर मैडम से बात हुई है, उन्होंने बोला कि आपातकालीन स्थिति में देखते हुए हम 100 जंबो सिलेंडर और ख़रीद रहे हैं जी। तो ये पूरे जिला चिकित्सालय के लिए होंगे या जिले भर के लिए उपयोग करेंगे सर हम उनका? अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहाँ पे कैसा क्या है कि ऐसे नहीं बता सकते कि यहाँ पे वो, चूँकि हमारे उसमें आ रहा है तो हमें निर्णय लेना होता है ज़िले में कहाँ क्या व्यवस्था होनी है। मान लो किसी तहसील में ऐसा लगता है कि पेशेंट की क्षमता ज़्यादा है और सिलेंडर कम है और ऑक्सीजन प्लांट भी काम नहीं कर रहे हैं, कभी किसी ऐसा हो जाए कभी, तो क्या करेंगे? तो हमारे लिए सब बराबर हैं, सभी ब्लॉक, हमारा ज़िला, हर गाँव का व्यक्ति अपना होता है, उसकी जवाबदारी हमारी है। दूसरा, पिछली बार जो त्राही त्राही मची थी आपके यहाँ पे जो आप बता रहे हो, वो इसलिए वो था कि पिछली बार इस तरह के ऑक्सीजन बेड सभी जगह नहीं थे, सामान्य बेड हुआ करते थे। इस बार हमने चेंज किया है, हर ब्लॉक में 10-10 ऑक्सीजन के ब्लॉक के चारों ब्लॉक में रहेंगे और मुंगावली में 10 बेड का आईसीयू भी संचालित करेंगे और 5 बेड का आईसीयू चंदेरी में करेंगे। इसके अलावा हमारे पास 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ पे हम 5-5 बेड की ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इस तरह से 50 बेड हो जाते हैं, तो निश्चित है 50 मरीज हम गांव में ही कवर कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में उनको, जिससे हमारे अस्पताल पर, जिला चिकित्सालय पर ओवरलोड ना हो, तो हम अच्छे से उस पेशेंट को मैनेज कर सकेंगे। तो इतना सर स्टाफ और मैन पावर, स्टाफ वही था, उसको सही से यूज नहीं हो पा रहा होगा शायद। अगर हम उस तरीके से पहले ही से ले लेते तब भी ऐसी हो सकती थी, तब भी सिलेंडर होते थे, मेडिकल ऑफिसर गांव में सब जगह थे, पीएससी जो बता रहा हूं मैं, 2-2 भी रहते हैं, तो अल्टरनेट ड्यूटी भी कर सकते हैं, एक दिन कोई रेस्ट ले ले, एक दिन वो कर ले, मिल के कर लें आपस में, वो उनका निर्णय है। लेकिन 2-2 मेडिकल ऑफिसर तो सभी जगह ही तो। अच्छा, इसके बाद अगर मान लीजिए इस तरह से लहर पहले दूसरी जैसी आती है तो जिला चिकित्सालय में हम लगभग कितने बिस्तरों के साथ तैयारी कर रहे हैं अभी? जिला चिकित्सालय में 157 ऑक्सीजन बेड हैं, जिसमें 10 HDU हैं और 20 ICU हैं। तो कहना चाहिए कोविड डेडिकेटेड पेशेंट के लिए 30 तो हमारा ICU होगा एक तरह से, और बाकी दूसरा क्या है कि 157 के अलावा हम उसको एक्सपेंडेबल भी हमारे पता है हमको कि हम 200 के ऊपर और बढ़ा सकते हैं उसको। इसके अलावा सर वेंटिलेटर की भी हमारे यहाँ ज़रूरत पड़ती रहती, पिछली बार भी 2 थे, इस बार हमारे पास 10 वेंटिलेटर हैं जी, और बाकी हम डिमांड और करेंगे अकॉर्डिंगली देखते हुए, क्योंकि इस तरीके का अभी हमें लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशानी आए, लेकिन समय को कहा नहीं जा सकता है जी। लेकिन 10 हमारे पास पर्याप्त हैं। उसके बाद रेफरल प्रणाली भी होती है, तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको हायर सेंटर भेजेंगे भी। अच्छा, इसके अलावा सर एक आइसोलेशन सेंटर की भी हम बात करते थे, पोस्ट कोविड और प्री कोविड की भी व्यवस्थाएं थी, तो वो आइसोलेशन सेंटर जैसे पिछली बार यहाँ बनाया गया था, तो वो रहेगा कि नए सिरे से जो है सिर्फ हॉस्पिटल में ही रखे जाएंगे? नहीं, आइसोलेशन सेंटर 200 बेड का बन चुका है, उसमें 2 मरीज हमारे ऑलरेडी एडमिट हैं जी। हम तो खाने पानी की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था है। तो ये कितनी क्षमता की रहेगी? जिनमें ये 200 बेड बिस्तरी, 200 बिस्तरी है व्यवस्था है जी आइसोलेशन सेंटर में। उसके अलावा हमने 5-5 बिस्तरों की जो PSC व्यवस्था की ऑक्सीजन बेड की, और उधर भी हम 10-10 बेड और भी आइसोलेशन बेड बढ़ाने वाले हैं। सर एक छोटी सी चीज़ ये समझना चाह रहा था कि अब लगातार एकदम चीज़ें बढ़ती हैं, जैसे अभी बिल्कुल नहीं है, फिर देखते देखते 1000 हो जाती हैं, इसके बाद जो है ये संख्या देश भर में लाखों में पहुंच रही है। तो ये संख्या जो बढ़ रही है, तो आपको लगता है कि अशोकनगर भी इसी तरह से ग्रोथ करेगा? जब 2 या हमारे पास 2 मरीज हैं, तो क्या लग रहा है ये करेगा या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में नहीं आ गई? एक अनुमान, चूँकि आप इसमें लगातार काम कर रहे हैं। तो ये बात सही है कि पिछली वाली जो इतना कोविड फैला हुआ था, उसी क्षमता में उससे थोड़ा ज़्यादा आ सकते हैं पेशेंट जी, लेकिन हम थोड़ा सा इसलिए मतलब खुश हो रहे हैं हम डॉक्टर्स लोग कि पिछली बार हमारे पास सभी एक कवरिंग नहीं थी सुरक्षा की, अभी हमारे पास सब वैक्सीनेटेड हैं, तो इस तरह का कंडीशन तो नहीं क्रिएट होगा कि सभी को एडमिट करना पड़े। संख्या जरूर बढ़ सकती है लेकिन मोर्टेलिटी कम होगी। अच्छा, आपको लग रहा है कि पिछली दोनों बार की तुलना में आप इस बार अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि 2 बार का अनुभव भी है, वैक्सीनेट भी है, और लोगों में भी अब थोड़ा सा उसको लेकर अवेयरनेस? निस्संदेह कि एक्सपीरियंस तो मिला है, 2 बार हमने वो भयावह मंजर देखा है, उसको हम समझते हैं। उसी हिसाब से हमारी तैयारियाँ भी अच्छे से की हैं हमने, बिस्तर की संख्या भी बढ़ाई है, ऑक्सीजन प्लांट भी बढ़ाए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी बढ़ाए हैं, सब चीज़ें हैं, और मेडिसिन में भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं अभी तो।
अच्छा सर, पहले ये देखा गया था, आपने भी शायद इसको गौर किया होगा कि शुरू में जैसे ही लोगों को कोविड हो रहा था तो उसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे, या कोशिश कर रहे थे कि बताना ना पड़े। इसके कारण चीज़ें थोड़ी सी खराब हुई कई बार सोसाइटी में। तो क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार समाज को जो है इन सब चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा? हाँ, समाज बाहर आएगा और समाज भी जागरूक हो चुका है, उन्होंने भी वो स्थिति देखी है, तो मुझे नहीं लगता वो छुपाएंगे। जी पहले स्वास्थ्य विभाग का एक ही नारा होता था कि कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है, बिल्कुल। अब सब समझते हैं कि कोई बुखार कोरोना हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं लगता है कि इस तरह की परिस्थिति हो, क्योंकि 90 से 95% मरीज साधारण दवाइयों से घर पर ही ठीक हो जाते हैं कोरोना में। जो लोग छुपाते हैं और फिर स्थिति बिगड़ जाती है, फिर लेट जांच कराते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनको बचा पाना कई बार संभव नहीं हो पाता है। लेकिन टाइमली सब दिखाते हैं तो निश्चित है ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं होती है। समस्या कहाँ होती है, जो लोग साधारण बीमारियों से हैं जी, और फिर वो उसको गंभीर बीमारी बना लेते हैं, फिर वो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, जिससे जो असली वास्तव में जो हकदार है इस बीमारी को ट्रीटमेंट के लिए कोमॉर्बिड पेशेंट कहते हैं, जिसको अन्य बीमारियों से ग्रसित है, जैसे शुगर, डायबिटिक है या हाँ, बीपी का है, ब्लड प्रेशर का, हार्ट का, ये सब पेशेंट, लीवर डिजीज़, ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट, वाकई में अगर इनको कोविड होता है तो इनको ज़रूरत होती है उस बेड की, ना कि सामान्य मरीजों को। अगर वो ऑक्यूपाई उस बेड को सामान्य मरीज करते हैं तो इन जो सही में हकदार मरीज है उसको बेड नहीं मिल पाता है, इसलिए दोनों की तरफ मोर्टेलिटी होती है। ये मतलब जो सामान्य मरीज ठीक हो सकते थे वो भी गंभीर बन गए, और जो गंभीर हैं वो अच्छे नहीं हो पा रहे, वो ठीक नहीं हो पाए, तो इसलिए ऐसी कंडीशन बनी थी। अच्छा सर, एक चीज़ और हमने देखी थी कि जैसे ही ये बड़ा था तो एक रेमडेसिविर इंजेक्शन और कुछ दूसरी दवाइयों को लेकर भी बहुत मारामारी हुई थी। तो क्या उसकी ज़रूरत इस बार पड़ेगी या उसके सब्स्टिट्यूट में हमारे पास चीज़ें हैं अभी? ये तो अपने अपने डॉक्टर का अलग अलग आचरण होता है या एक्सपीरियंस से डिपेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन कब दी जाए, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रेमडेसिविर ही काम करे। वो भी एक दवाई थी, कुछ हद तक उसके रिजल्ट अच्छे आए, लेकिन 100% उसको सही नहीं कहा जा सकता कि उसकी ज़रूरत हो। मुझे तो बहुत सारे लोगों ने तो उसको मना ही कर दिया था। अभी हमने भी रखा है, लेकिन ठीक है, मेडिसिन के डॉक्टर से हम कंसल्ट करके ही देंगे। लेकिन जहाँ तक हमने देखा है कि इतना उस दवाई का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं रहा है जितना अपन सोचते हैं, लेकिन किसी किसी परिस्थिति में उसको समझ सिर्फ एमडी मेडिसिन या जो चेस्ट के डॉक्टर होते हैं वही समझ सकते हैं, तो उसी के अनुसार देते हैं। सर, पिछली बार जैसे कोविड चरम पे आया और जब उतार पे आया था जाते जाते में, उसने एक नया वेरिएंट डेल्टा लिया था और उसके बाद ब्लैक फंगस जैसी चीज़ें भी आई थी, तो आपने तो बताया उसमें काम भी किया है। तो लग रहा है कि जो नया ओमिक्रॉन आया है वो भी इसी तरह के कुछ रूप बदल सकता है। देखो, फंगस एक अलग चीज़ होती है जी, और वायरस अलग होती है। ओमिक्रॉन ये वायरस वेरिएंट ऑफ कोरोना, तो अलग चीज़ है। फंगस मीन्स फंगस था, तो ब्लैक फंगस था। तो ब्लैक फंगस तो उस परिस्थिति में होती है जैसे ओवरडोज जीलसली हमने स्टेरॉइड ज़्यादा लगाए हों, इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में फंगल इन्फेक्शन होते हैं। आप इसकी बात नहीं करें, अगर HIV पेशेंट भी है वो भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज होता है, उसको भी फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें भी ऐसे ही हुआ था। फिर दूसरा बहुत देर तक साइड इफेक्ट कह सकते हैं कि दवाइयों के या अलग कुछ चीज़ों के जो है, हाँ, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और काफ़ी लंबे समय तक जिसको हमने ऑक्सीजन सप्लाई किया हो तो ऑक्सीजन में सप्लाई में भी पानी की नमी आती है, उससे भी इस तरह के फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो जो एक भ्रांति थी कि साहब कोरोना के कारण जो है वो फंगस हो रहा है या डेल्टा हो रहा है, वो अलग चीज़ है, मतलब बिल्कुल अलग है वो। चलिए, बहुत सामान्यता लोगों को इस तरह की जानकारी नहीं होती। सर, एक बड़ा सवाल ये आ रहा है, जब लगातार ये कह रहे हैं कि हम इस वजह से सुरक्षित हैं कि वैक्सीनेटेड ज़्यादा हो रहे हैं, तो अभी की परिस्थितियों में हम कितनी मात्रा में या फीसदी में जो है वैक्सीनेटेड है? अभी हम 96% से ज़्यादा वैक्सीनेटेड हो चुकी है हमारे अशोकनगर की। मतलब अगर 10 लाख माने तो उसमें से लगभग 7-8 लाख से ऊपर लोग जो है बिल्कुल हो चुके हैं। और कई बार डाटा एंट्री में भी ऐसा होता है, हो सकता है कि अपन 100% भी वैक्सीनेटेड हो चुके हों, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो उसके वेरीफायर होते हैं उसमें एंट्री करते हैं तो कंप्यूटर में एक ही फ़ोन नंबर के 4-5 नाम होते हैं, कई बार एक्सेप्ट होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। मैं जहाँ तक मेरा मानना है थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। अपन 99 के करीब ही होंगे जहाँ तक लॉकडाउन में, मतलब पर 90 के आसपास तो है ही, 90 से बहुत ऊपर है। नहीं, नियर टू 100 के हैं। चलिए, अच्छा सर, अभी हाल ही में आपका एक और नया जो कैंपेन बच्चों वाला चल रहा है 15 से 18 वाला, तो पिछले 4-5 दिन का अनुभव कैसा रहा बच्चों को लेकर जो है? बच्चे जागरूक हैं, उनको भी लगता है कि सब लोग इसमें
वैक्सीनेटेड हैं तो हम उनको भी अपनी लाइफ की चिंता होती है। तो बच्चे अभी स्कूल में हैं और उनके टीचर भी उनको एडवाइस कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। तो बच्चे खुशी खुशी करवा रहे हैं कि उनको भी एक लगता है कि हमारे साथ भी वैक्सीनेटेड, मतलब हमारा भी वैक्सीनेशन हो और हम भी सुरक्षित रहें। तो कितने % का टारगेट आपने अचीव किया सर बच्चों वाले मामले में? बच्चे वाले मामले में हम लोगों ने जो टारगेट अचीव किया है, करीब अभी तक 75 to 80% कवर कर लिया है। कितने बच्चे का हुए होंगे सर अभी तक? अभी मैं काउंट करके नहीं बता सकता, क्योंकि डाटा दिन भर वैक्सीन लगेगी, शाम तक ही आएगा, तो पूरे काउंटिंग नहीं बता पाऊंगा। पर जितना टारगेट तय किया था वो 75% के आसपास आपके यहाँ हो चुका है। हाँ, 75 to 80 शाम तक और पता चल जाएगा। चलिए सर, आखिरी में, चूँकि आप जिला चिकित्सालय के या चिकित्सा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और कोरोना की आहट पे पूरा जिला है, तो अपने जिले भर के लोगों से जो है कोई अपील जरूर कीजिए ताकि हम इससे बचे रह सकें और थोड़ी सी चीज़ें कम न हों। बचाने को तो सबको पता ही है, कोविड अनुरूप व्यवहार का सब पालन करेंगे और जो बचे हों वो सब लोग अपने अपने वैक्सीन लगवा लें, यही कहना चाहूँगा। अच्छा खान पान रखें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, योगा करें, तो अगर कोरोना होता भी है तो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो ये अशोकनगर जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के पूरे विभाग को देखते हैं और इनका कहना है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार घबराने से बहुत ज़्यादा मौतें हुई थी। तो कोरोना आ सकता है, आएगा या आ ही रहा है, मगर घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर और दूसरे लोग हमारे बीच में हैं, तो आप भी कोरोना के हिसाब से अपना व्यवहार कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।